गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफ़ी और बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफ़ी में हम पढ़ रहे हैं फिज़िकल ज्योग्राफ़ी। और फिज़िकल ज्योग्राफ़ी के अंतर्गत हम बहुत दिनों से अध्ययन कर रहे थे एटमॉस्फेयर का, यानी कि वायुमंडल का हम अध्ययन कर रहे थे। और उस वायुमंडल में तकरीबन सभी चीज़ें हमने पढ़ ली है। बस एक चीज़ हमने अभी तक नहीं पढ़ी है वायुमंडल के अंतर्गत, उस चीज़ को हम बाद में पढ़ेंगे। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको कहते हैं जलवायु वर्गीकरण, विश्व जलवायु वर्गीकरण। वो टफ़ टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूँ आपको पीडीएफ के माध्यम से नहीं, उसको मैं आपको क्लास में आकर के ही आपको समझाऊंगा। इस वजह से हम जलवायु वर्गीकरण को पढ़ रहे थे। जलवायु वर्गीकरण को पढ़ेंगे जब ऑफलाइन क्लासेस होगी या फिर मैं सामने आकर के आपको पढ़ाऊंगा, तब आपके अच्छे से समझ में आएगा वो, क्योंकि टफ़ टॉपिक है थोड़ा सा। वो जलवायु वर्गीकरण हम पढ़ेंगे कोपेन के अनुसार और थॉर्नथ्वेट के अनुसार। कोपेन महोदय हैं और थॉर्नथ्वेट महोदय हैं। इनके जलवायु वर्गीकरण को हम पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में, लेकिन फ़िलहाल हम इसको स्किप करते हैं और इसको पढ़ेंगे हम बाद में। हो सकता है आपके सिलेबस में इसको हटा दिया जाए या फिर इसको रखा जाए, जैसा भी हो। हटाया जाएगा तब भी मैं आपको इसको पढ़ाऊँगा, और नहीं हटाया जाएगा तब भी मैं आपको इसको पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको ऑफलाइन तरीके से इसको पढ़ाया जाए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो मैं इंतज़ार करूँगा इसके लिए। फ़िलहाल अगर मैं यहाँ से आपको बताता हूँ तो कुछ बच्चे उसमें कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि उसमें बहुत कुछ याद करने की चीज़ें, समझने की चीज़ें कम है। तो आज की इस कक्षा में हम शुरू करते हैं नया टॉपिक आपका, और नया टॉपिक का नाम है हाइड्रोस्फीयर। हम पढ़ेंगे आज हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, ठीक है। आज से हम शुरू कर रहे हैं आपका नया टॉपिक, जिसका नाम क्या है, जलमंडल। क्या है? जलमंडल शुरू करेंगे। देखिए, हमने स्थल मंडल पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने वायुमंडल का भी अध्ययन कर लिया है, और अब हम पढ़ेंगे आखिरी टॉपिक जो हमारा है जलमंडल, ठीक है। फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, वो जैवमंडल के रूप में है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जलमंडल को। हाइड्रोस्फीयर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। जलमंडल को देखते हैं क्या है जलमंडल के अंतर्गत। यूनिट 3 है आपकी, सेक्शन 3 है, ये शुरू हो रहा है आपका, ठीक है। आखिरी यूनिट है। देखिए, महासागरीय सतह की संरचना इसका पहला टॉपिक है अपना, ठीक है। यानी कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले महासागर जो होते हैं। देखिए, जलमंडल के अंतर्गत हम नदियों को नहीं पढ़ने वाले इसमें, हम तालाबों को नहीं पढ़ने वाले इसमें, हम केवल 3 महासागरों का इसमें अध्ययन करेंगे। विश्व में कितने महासागर है आप सभी को मालूम होगा। देखिए, हम बचपन में पढ़ते थे विश्व में 5 महासागर है। कितने हैं? 5। लेकिन होते कितने हैं? 4। हम अध्ययन कितने का करेंगे? 3 का ठीक है। होते कितने थे? 5। हमने कितने महासागरों का अध्ययन किया था? 5 का। होते कितने हैं? 4। कितने का अध्ययन करेंगे? 3 का, ठीक है। कैसे? देखिए, मैं आपको बता दूं, समझना। देखिए, समझो इसको। महासागरों की स्थिति बता दूं मैं आपको। ये इसमें नक्शा अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं आपको समझा सकूं, उतना ज़रूर बन जाएगा। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये अरब, और ये भारत, इंडोनेशिया वगैरह, ये चीन, और ये रूस, ये यूरोप, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये हमारा बन गया है ऑस्ट्रेलिया। इधर पास में न्यूजीलैंड है, ठीक है। यहाँ श्रीलंका है, यहाँ मेडागास्कर है, बस। और ये ग्रीनलैंड है। अरे वाह, कितना अच्छा बना है। देखिए,
समझना, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। विश्व में कितने महासागर हमने पढ़े हैं बचपन में? 5 महासागर पढ़े हैं गुरुजी। कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ पर नीचे अंटार्कटिका भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक महासागर ये होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं अंध महासागर। क्या बोलते हैं? अंध महासागर, या इसी को कहा जाता है अटलांटिक। इसमें लिखा नहीं आएगा सही, आप समझ जाना। अटलांटिक महासागर जो कहाँ है, ये वाला जो पूरा एरिया है ये वाला, इसको अटलांटिक महासागर के नाम जाना जाता है। यानी कि उत्तरी अमेरिका ये वाला है, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका है, यूरोप है और अफ्रीका, इनके बीच में ये वाला अंध महासागर के नाम से इसको जाना जाता है। भारत के नीचे, इसको तो आप सभी जानते होंगे, इसको हिंद महासागर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रशांत, और इसको भी क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर। ऊपर का उत्तरी ध्रुव, नीचे का दक्षिणी ध्रुव, इस तरीके से 5 महासागर है। ये दक्षिणी ध्रुव महासागर, ये उत्तरी ध्रुव महासागर, ये प्रशांत महासागर 3, हिंद महासागर 4 और अंध महासागर 5 महासागरों का हमने बचपन में अध्ययन किया था। लेकिन होते कितने हैं? ये 4 ही, यानी कि 3 तो ये है ही, अंध, हिंद और प्रशांत। इसके अलावा उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिणी ध्रुव महासागर को दोनों को मिला करके एक महासागर नाम दे दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? आर्कटिक महासागर। क्या बोलते हैं इनको? दोनों को मिला करके आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो ये 4 महासागर ही विश्व में वर्तमान में कहे जाते हैं। इसके अलावा हमने आर्कटिक महासागर का अध्ययन नहीं करना है, हमने अध्ययन करना है केवल इन तीनों का, क्योंकि आर्कटिक महासागर के संदर्भ में ये बात है कि आर्कटिक महासागर जमा हुआ महासागर है, यानी कि वहाँ पे बर्फीला क्षेत्र अधिक है, बर्फ़ ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर। इस वजह से जो आर्कटिक महासागर है, उस आर्कटिक महासागर का अध्ययन करना समीचीन नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम महासागरीय सतह की संरचना। हम सभी महासागरों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मुख्यतः 3 महासागरों की, ठीक है। कौन कौन से महासागर है आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, जिस प्रकार धरातल पर अनेक पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार महासागरीय तली में भी ऐसी स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। बहुत गहराई वाली बात है। जिस तरीके से धरातल के ऊपर हम पर्वतों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, मैदानों को देखते हैं, उसी तरीके से ऐसी स्थलाकृतियाँ कहाँ पाई जाती है? मैदानी पहाड़ की तली में भी पाई जाती है। वहाँ भी पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, मैदान होते हैं। समुद्र की तली में भी ऊंचे ऊंचे चबूतरे, नुकीले और सपाट पहाड़, कगार, खाइयाँ, गहरे गर्त आदि पाए जाते हैं। अभी आपको कगार समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको खाइयाँ समझ में नहीं आ रही होगी, सपाट पहाड़ आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिए हैं वैसे, ठीक है। देखिए, ये मान लीजिए कोई समुद्र है, इस समुद्र के पास डायरेक्ट ऐसी ऊंची भूमि पाई जाती है, एकदम से ऊंची भूमि, फिर इधर जाके ऐसा हो जाता है, ये इधर थोड़ा ढाल पाया जाता होगा इसमें, तो इस एकदम से ऊपर उठे हुए क्षेत्र को बोलते हैं कगार। क्या बोलते हैं इसको? कगार। खाई तो आप समझते ही होंगे, खाई किसको बोलते हैं? खाई बोलते हैं, मान लीजिए ये कोई समुद्री क्षेत्र है, ये समुद्र का जल यहाँ पर भरा हुआ है, एकदम से इसके बीच में इतना बड़ा खड्डा पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं खाई, ठीक है। गहरे गर्त, और अगर ये गहरे होते हैं तो बिल्कुल संकरे गर्त होते हैं तो गहरे गर्त बोल दिया जाता है इसको। ऊंचे ऊंचे चबूतरे का मतलब ऊंचा क्षेत्र, ठीक है। नुकीले और सपाट पहाड़ तो आप समझ ही रहे होंगे, ऐसा कोई पहाड़ जिसकी नोक इस तरीके से हो, नुकीला पहाड़, सपाट पहाड़, इसको गुयोट के नाम से जाना जाता है, सपाट पहाड़ को, ठीक है। जो पठारी भाग होता है उसको गुयोट के नाम से बोला जाता है समुद्रों के अंतर्गत। अब देखिए, समुद्र की तली में भी ये सब पाए जाते हैं। साधारणतः महाद्वीपों के पास वाला किनारा कम गहरा और मध्य महासागरीय भाग अधिक गहरे पाए जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भाग, ये जैसे मान लीजिए ये कोई महाद्वीप है, इसके पास वाला ये समुद्री क्षेत्र है, ये कम गहरा पाया जाएगा, और ये दूर वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ये अधिक गहरे पाए जाएंगे, ठीक है। बात इसी तरीके से कहने की थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं समुद्रों की गहराई, स्थिति और भूआकृति के अनुसार
समुद्र की तली को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसको आप अपन चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे, टेंशन ना लो आप, ठीक है। समुद्र की जो तली है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है गहराई के आधार पर, ठीक है। उन 4 भागों का अध्ययन हम अब करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है उसको कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। क्या बोलते हैं उसको? महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपों के वे किनारे जो समुद्र में डूबे हुए होते हैं, महाद्वीपों के किनारे होते हैं ये, ठीक है। किसके? महाद्वीपों के किनारे जो महासागरों में डूबे हुए होते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपों के चारों ओर फैले हुए कम गहरे समुद्री भाग होते हैं, जिनकी लंबाई याद रखना 100 फेदम। फेदम एक समुद्र की गहराई मापने की इकाई होती है। एक फेदम में लगभग 180 किलोमीटर तक होते हैं, ठीक है। 180 मीटर होते हैं, ठीक है। 180 मीटर होते हैं, या 200 से 300 मीटर तक होती है, ठीक। 100 फेदम या 200 से 300 मीटर तक इसकी गहराई होती है महाद्वीपीय मग्न तटों की। सबसे पहले अगर हम समुद्र के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हमारा सामना किसका होगा? 100-200 मीटर तक महाद्वीपीय मग्न तटों से हमारा सामना होगा, ठीक है। इसके बाद इसका ढाल जो होता है, ढाल देखिए 1 से 3 डिग्री तक पाया जाता है, यानी कि बहुत मंदा ढाल पाया जाता है इस तरीके का। 1 से 3 डिग्री का ढाल पाया जाता है। महाद्वीपीय मग्न तट की गहराई और चौड़ाई तट की स्थलाकृति पर निर्भर करती है। अगर पास में पर्वतीय भाग है तो महाद्वीपीय तट अधिक संकरे यानी कि गहरे पाए जाएंगे, और पास में अगर मैदानों की स्थिति है तो वहाँ महाद्वीपीय मग्न तट अधिक चौड़े पाएंगे। इसको देखिए चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। ये मान लीजिए कोई ये यहाँ पर महाद्वीप है, ठीक है। महाद्वीप ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो इसके नीचे यहाँ से मान लीजिए यहाँ समुद्र का पानी भरा है, तो ये इतना ऊंचा है, तो इसके नीचे ये महाद्वीपीय मग्न तट है यहाँ से, ठीक है। ये महाद्वीपीय मग्न तट ज़्यादा गहरे नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ऊंचा है तो ये ज़्यादा गहरा होगा, ये ऊंचा ज़्यादा है तो ये ज़्यादा गहरा होगा। अगर ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है तो ये भी ज़्यादा गहरा नहीं पाया जाएगा। इसके विपरीत अगर मान लीजिए स्थल पर कोई पहाड़ की स्थिति है, तो पहाड़ के पास हमेशा एक गहरा गर्त ज़रूर पाया जाएगा। पहाड़ के पास हमेशा गर्त पाया जाएगा, क्योंकि ये पहाड़ जितना ऊंचा उठेगा ये भूमि उतनी ही नीचे जाएगी। तो ये इसका ढाल जो है वो यहाँ पर ज़्यादा पाया जाएगा, इसकी चौड़ाई यहाँ पर कम हो जाएगी। महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई जो है यहाँ पर कम हो जाएगी, और यहाँ जो अगर मैदानी भाग है तो मैदानी भाग के पास महाद्वीपीय मग्न तट का मैदान जो है चौड़े पाए जाएंगे। दूसरा होता है महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय मग्न तट के नीचे ही महाद्वीपीय मग्न तट ढालों की स्थिति होती है। ये आगे होते हैं, जो अधिक ढाल वाले होते हैं इनका ढाल थोड़ा ज़्यादा होता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है। महाद्वीपीय मग्न तट और गहन सागरीय मैदानों के बीच में पाए जाते हैं। इनकी गहराई 180 मीटर से 3600 मीटर तक होती है गहराई, और महाद्वीपीय मग्न तल का औसत ढाल 3 से 5 डिग्री तक पाया जाता है। विश्व के सभी महासागरों के मग्न कुल क्षेत्रफल के 8.5% भाग पर महाद्वीपीय ढाल पाए जाते हैं। यानी कि विश्व में जितने भी महासागर है उन सभी महासागरों की अगर बात की जाए, उन सभी महासागरों में उसके क्षेत्रफल का 8% भाग, कितना? 8.5% भाग किसका है? महाद्वीपीय मग्न ढालों का है, ठीक है। 8.5%। इनका ढाल जो है 3 डिग्री से 5 डिग्री तक पाया जाता है, ज़्यादा नहीं पाया जाता। ये महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, गहन सागरीय मैदान। गहन सागरीय मैदान देखिए, महाद्वीपीय मग्न ढाल से आगे महासागरों में गहन सागरीय मैदानों का विस्तार पाया जाता है। इनकी जो गहराई है 3600 मीटर से 5400 मीटर होती है। यद्यपि क्षेत्र पूर्ण रूप से समतल नहीं होता, इसके बीच में कहीं गहरे गर्त पाए जाते हैं, कहीं ऊंचे टीले पाए जाते हैं। विश्व के जितने भी महासागर है उनके 75.9% क्षेत्रफल पर किसका विस्तार है? गहन सागरीय मैदानों का विस्तार है, ठीक है। ये मैदान तट से बहुत दूर होते हैं। तट से क्या होते हैं? ये बहुत दूर होते हैं, जिस कारण क्या होता है, जिस कारण ये मैदान जो है स्थलीय निक्षेपों का इसमें अभाव पाया जाता है। स्थलीय निक्षेप किसको बोलते हैं?
यानी कि जो नदी द्वारा जो निक्षेप जमा किए जाते हैं, जमाव किए जाते हैं, उनका इसमें जमाव नहीं पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। इन मैदानों पर समुद्री कीचड़, ऊज, वनस्पति और जानवरों की हड्डियाँ आदि के अवशेष पाए जाते हैं। समुद्री कीचड़ जो होता है वनस्पतियों का, समुद्री वनस्पतियों का, ऊज कहते हैं बहुत से जीव जंतु जो होते हैं उनकी खोल, उनकी हड्डियाँ पड्डियाँ वगैरह जो भी पाई जाती है। नीली पंख, हरी पंख आप सुनेंगे अभी। और वनस्पतियाँ और जानवरों की हड्डियाँ आदि के अवसाद यानी कि जमाव यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद महासागरीय गर्त है। महासागरीय गर्त देखिए, गहन सागरीय मैदानों के आगे बहुत विशाल गड्ढे पाए जाते हैं जिनकी गहराई 5000 मीटर से अधिक होती है। ऐसे गड्ढों को महासागरीय गर्त के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागरों के क्षेत्रफल के कुल 7% क्षेत्रफल पर, कितने, 7% क्षेत्रफल पर महासागरीय गर्त पाए जाते हैं। अब तक विश्व के सभी महासागरों में 60 गर्तों का अध्ययन किया जा चुका है। ठीक है। इनमें से 33 गर्त कहाँ पाए हैं? प्रशांत महासागर में, 21 गर्त हिंद महासागर में, 6 गर्त अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच है। मेरियाना गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई कितनी है? जिसकी गहराई है 11,033 मीटर। ठीक है। यानी कि इसमें पूरे हिमालय पर्वत को डाल दिया जाए तो वो डूब जाएगा। ठीक है। और ऊपर 3 किलोमीटर का एरिया और मिल जाएगा अपन को। चलिए अब देखते हैं हम चित्र को, चित्र के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत आसान तरीके से ये चित्र है, समझ में आना चाहिए आपके। पहले ये एक डिब्बा हमने बना लिया है। ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो पर्वत, क्या है? ये पर्वत है। इस पर्वत के बाद ये वाला क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है, ये फिर ये मैदानी क्षेत्र है। फिर इसके बाद गलत हो गया थोड़ा सा, देखिए ये पर्वत है, पर्वत के बाद ये पठारी क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्र के बाद ये यहाँ से मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र से ये पर्वत का मग्न तट है, ये मग्न ढाल है, और ये चबूतरा यानी गहन सागरीय मैदान है। इसमें बीच बीच में गर्त पाए जाते हैं, और ये गर्त है इस तरीके। ऐसा चित्र आपको ड्रॉ करना है इसमें। ठीक है। इसमें ये वाला जो भाग है इसको पर्वत के नाम से जानेंगे हम, ऊंचा भाग है। फिर ये वाला जो भाग है इसको पठार कह सकते हैं हम, जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें। फिर उसके बाद में छोटा सा मैदान बना देंगे, यानी कि समतल क्षेत्र बना देंगे। ये तो अब तक तो यहाँ तक तो क्या है, यहाँ तक तो केवल और केवल क्या है, यहाँ तक तो स्थल खंड है। क्या ये स्थल है यहाँ तक तो। अब इसके बाद ये सागर शुरू होता है, सागर शुरू होता है, सागर का पानी है। अब सागर जैसे ही हमारे मैदान से आगे निकलेंगे हम, तो सबसे पहले महाद्वीपीय क्या पाया जाएगा? मग्न तट। क्या पाया जाएगा? मग्न तट पाया जाएगा, जो 180 मीटर तक होता है, 200-300 मीटर तक पाया जाता है। फिर उसके नीचे थोड़ा ढाल जैसे तेज होगा उसको कहेंगे मग्न ढाल। क्या बोलते हैं उसको? मग्न ढाल। फिर उसके बाद ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इसको मैदान कहते हैं, यानी कि गहन सागरीय मैदान इसको कहेंगे। फिर मैदान के बाद में आगे गर्त पाए जाएंगे, उसको गहन सागरीय गर्त या महासागरीय गर्तों के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से ये महासागरीय स्थलाकृति होती है। मैं दोबारा से आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये पर्वत हो गया, पर्वत के बाद ये पठारी क्षेत्र हो गया, और ये फिर मैदानी क्षेत्र। इसके बाद ये छोटा सा क्षेत्र जो है ये ढाल है, मग्न ढाल। फिर ये जो ढाल हो गया ये मग्न ढाल हो गया, मग्न तट था वो मग्न ढाल है। फिर ये चबूतरा हो गया, यानी कि गहन सागरीय मैदान। फिर इसके बीच में ये क्या पाए जाएंगे? गर्त पाए जाएंगे। इसको महासागरीय गर्त के नाम से जाना जाता है। इस चित्र को आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पर्वत लिख लीजिए, यहाँ पठार लिख लीजिए, यहाँ मैदान लिख लीजिए, मग्न तट, मग्न ढाल, महासागरीय गहन सागरीय मैदान, और इसको महासागरीय गर्त, इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है मिलेंगे आपको अगली कक्षा में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप खुश रहिए। समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बोल दीजिए, मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ लूँगा। नमस्कार।